वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ था कि बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के वो कॉन्साइज मटेरियल जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपके लिए लेकर के हम लोग आए हैं। इसके पहले कि हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करें, कुछ बातें आप लोगों को ब्रीफ कर देते हैं। पहला चीज तो जानेंगे कि भैया बिहार बीपीएससी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पूछता है। इसमें 10 से लेकर के 12-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बिहार का रेफरेंस होता है। अभी के समय में बिहार रेफरेंस वाले क्वेश्चंस और ज्यादा संख्या में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि बिहार जो सरकार है ना, उसने डोमिसाइल की नीति में परिवर्तन किया और बोला कि भैया बिहार की जो बच्चियां होंगी ना, उन्हीं को केवल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो जो 35% रिजर्वेशन है। तो एक तरीका और होता है बाहर के बच्चों को कम से कम संख्या में सेलेक्ट करने का, वो ये कि राज्य स्पेसिफिक आप करंट अफेयर्स पूछिए, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बच्चों को उतने अच्छे तरीके से पता नहीं होगा। तो बिहार का जो करंट अफेयर्स है, वो उसके लिए आप सारे बच्चे क्या करते होंगे कि भैया जो घटना चक्र की दृष्टि है उसको तो पढ़ते ही होंगे, तो उसी का एक जीस्ट वर्जन, बिकॉज उसमें भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस भरने के लिए वो दे दिया जाता है और वाकई में 70% मटेरियल तो आपके काम का होता ही है। तो वो जो 70% मटेरियल आपके एग्जाम में काम का होगा, उसको यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि इस बार कम से कम 100 नंबर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि देख रहे हैं कि कंपटीशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि आपको 100 नंबर लाना चाहिए। अगर लेट से 30 क्वेश्चन ये लोग करंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं ना, अगर ये लोग 30 क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स के, तो इन 30 क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए ना कि आपको 25 क्वेश्चन कम से कम टारगेट करना चाहिए कि हाँ 25 मार्क्स तो कम से कम हमको आए, ठीक है। इसके कुछ पेजेस को पहले क्लास में हम लोग देख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं। पेज दर पेज आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि किस पेज से कहां पर हम लोगों ने मटेरियल उठाया हुआ है, ठीक है। ये जो घटना चक्र है दृष्टि बिहार स्पेशल की तथ्यसार, इसमें आप देखेंगे तो पहले कुछ पेजेस को यहां पर हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये लोग पूछा हुआ है इन लोगों ने कि 18 जून 2026, डेट तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि भाई नए महाधिवक्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो सत्यदर्शी संजय को किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नए महाधिवक्ता, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल क्या करते हैं कि वो बिहार सरकार को प्रेजेंट करेंगे हाई कोर्ट वगैरह में, ठीक है। और एक चीज की जो घटना चक्र में दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो संजय बने हैं आपको महाधिवक्ता, इस चीज को जानेंगे। उसके अगले में देखेंगे कि क्या इनकी कहानी रही हुई है। जो सत्यदर्थी संजय है ना, ये पटना उच्च न्यायालय के क्या थे कि एक सीनियर आपको लॉयर थे, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये स्टेटमेंट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है जो कि घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए वन लाइनर करंट अफेयर्स कम पूछेंगे, तो घटना चक्र में जितना दिया हुआ है उसके बियॉन्ड की भी कुछ कहानी हम लोगों ने ऐड करके इस करंट अफेयर्स के सेशन में प्रेजेंट किया हुआ है। और यही कारण है दैट वी स्ट्रांगली बिलीव कि आपको देखना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनको 14 दिनों के अंदर अंदर बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो वो भी क्या करेंगे कि एक बार उनको आप हमारा ये लिंक शेयर कर देंगे। तो सत्यदर्शी संजय ये क्या है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसके पहले ये क्या रहे हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल रहे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और पूछेगा कि क्या ये संवैधानिक पद है, तो हाँ संवैधानिक पद है। आर्टिकल 165 में अगर आप चले जाएंगे ना, तो ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी कि अब राज्य सरकारों के संदर्भ में क्या होंगे, एक आपको एडवोकेट जनरल होंगे, ठीक है। अगला देखिए, और 3 नंबर पेज पे देखेंगे ना, तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। सोलर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बहुत ऑब्वियस सा चीज है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई करंट अफेयर्स आपको नहीं आ रहा है, तो बहुत मेजर चांसेस है कि उसका आयोजन कहाँ होता होगा, राज्य की राजधानी में पटना में, ठीक है। किस संस्था द्वारा आयोजित की गई है, तो पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट पेशू के द्वारा की गई है, ठीक है। रतन पैलेस नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी दिया हुआ है, इसको एक बार देखो, ठीक है। पटना सिटी में क्या हुआ है, सोलर मेला का आयोजन।
अब सोलर मेला में क्या होगा, विंड एनर्जी का तो लाभ नहीं गिनवाया जाएगा ना, आम जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से सोलर एनर्जी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, किस योजना के तहत आयोजन किया गया है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि इसका आयोजन किया गया है। और सोलर मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा दें और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं। ठीक है, थोड़ा जानते हैं ये जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने छतों पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सरकारी बिल्डिंग्स पर, रेलवे स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐसा किया जा चुका है। और इसका उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ परिवारों को, कितने परिवारों को टारगेट किया जाएगा, 1 करोड़ परिवारों को। और ये प्रयास होगा कि हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। ठीक है, मतलब सब्सिडाइज रेट पर उसका जो भी इक्विपमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके बिहाफ पर आपके घर में ही बिजली सौर ऊर्जा बनती रहेगी और उसका आपको उपयोग करते रहना है। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है ना कि 300 यूनिट का जो है सो कि आपको एक घर में खपत नहीं होता है, कोई एक सामान्य सा घर है तो बहुत, अब दुनिया भर का एसी चलाएंगे तो भैया वही 1 घंटे में 2 यूनिट ले लेगा, अगर पावरफुल एसी होगा। फिर तो 10 घंटे भी चलाएंगे तो 20 यूनिट वही लेगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। और अतिरिक्त बिजली अगर ज्यादा हो गया, लेट से कि आपका कंजप्शन 125 यूनिट है और आपने 300 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो 175 यूनिट जो है वो आप ग्रिड को वापस कर दीजिए और उसके बिहाफ पर वो मोनेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि बिहार सरकार ने ना चुनाव के समय क्या किया कि 125 यूनिट हर घर में क्या कर दिया, मुफ्त बिजली कर दी, कि इतना तक में आपका कोई सा भी बिजली बिल नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि ये कब का इनिशिएटिव है, तो 2024 का इनिशिएटिव है। 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, तो अगर 1 किलोवाट क्षमता का होगा, 1 किलोवाट मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट का एक हीटर जलेगा। ठीक है, ये फैन वैन सब 30-20 आपको होता है। ठीक है, 30 वॉट का होता है, 30-40 वॉट का। फ्रिज वगैरह 60 से 70 वॉट का होता है। ठीक है, तो कितना आपको सब्सिडी दिया जा रहा है, 1 किलोवाट पे लगभग 30,000, 2 किलोवाट पे सीधे डबल कर दीजिए तो 2 पे 60,000 और 3 पे 78,000। ठीक है, अगर 2 किलोवाट का है तो 60,000, 3 किलोवाट का है तो कितना दिया जाएगा, 78,000। ठीक है, अगले में आइए, अभी जून में क्या हुआ है ना कि पटना उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, 7 की गई है। ठीक है, कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, 7 की गई है। घटना चक्र में इतना ही दिया हुआ है, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजों को हम लोग देख रहे होंगे। इन 7 लोगों में से 3 लोग स्थायी न्यायाधीश हैं और 4 अतिरिक्त हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि पहले 37 लोग थे और 37 में 7 बढ़ गए, तो अब फॉर द टाइम बीइंग प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया, 44 हो गया है। अभी 44 नंबर ऑफ जजेस हैं। ठीक है, जो स्वीकृत पद है वो 53 है। और भारत में अगर पूछे कि कौन सा वो हाई कोर्ट है जिसमें सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पद है, तो ऑब्वियस सा चीज है, पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश लगभग दूसरे और तीसरे राज्यों के डबल पॉपुलेशन वाला है। ठीक है, 2011 में 10 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन था बिहार का और 20 करोड़ पॉपुलेशन था उत्तर प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा जो स्वीकृत पद होंगे वो कहां पर होंगे, इलाहाबाद आपको हाई कोर्ट में होंगे। ठीक है, जजेस के नाम भी पूछ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, पहले 37 थे अब 44 हुए और कितने टोटल हो सकते हैं, तो 53 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करना है तो संविधान में आपको संशोधन करना होगा। जजेस के नाम पूछ देगा, रंजन कुमार झा जी हैं, कुमार मनीष है और राजकुमार है। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जिनको स्थायी नियुक्ति दिया गया है। इसके अतिरिक्त एडिशनल जजेस बनाए गए हैं, राणा विक्रम सिंह हो गए, विकास कुमार हो गए, गिरिजीश कुमार हो गए और आलोक कुमार हो गए। तो इन सारे नामों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो झा जी हैं, 4 लोग कुमार हैं, राज, विकास, गिरिजीश और आलोक, और उसके अतिरिक्त आपको एक और व्यक्ति है जिनके स्टार्टिंग में कुमार लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 लोग ऐसे हैं जिनमें कुमार है। ठीक है, अगर कोर्ट्स की बात की जाए कितने टोटल मिले हुए हैं, तो 7 आपको जजेस मिले हुए, टोटल संख्या 44 हो गया। ठीक है, एक और चीज बताते हैं
इंडिया में हाई कोर्ट का एक्ट कौन सा है? तो 1861 है, ठीक है। इंडिया में हाई कोर्ट का एक्ट कौन सा है? 1861 का है। 1861 में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रांत रहे होंगे, प्रेसिडेंसीज रहे होंगे अंग्रेजों के, वो कौन से थे? तो भैया बंगाल था, मद्रास था, और इसके अतिरिक्त बॉम्बे था, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे, और ये भी जान रहे होंगे कि भैया 1861 का हाई कोर्ट का एक्ट है, और इसके तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसमें भी अगर पूछ दे कि भैया कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया इस देश में, तो ध्यान रखेंगे कि तीनों है 1862 का ही, लेकिन जो कलकत्ता वाला हाई कोर्ट है ना, वो इन तीनों में से सबसे पहले स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में से कौन कौन से हैं? आप लोगों को पता ही है कि क्राइटेरिया होता है कि भैया हाई कोर्ट के जो आपको लॉयर्स हैं उनको भी प्रमोशन मिलता है, वो भी अधिवक्ता बन सकते हैं। रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राजकुमार, ठीक है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हम लोगों ने देखा ही कि राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरजीश कुमार और आलोक कुमार, ठीक है। तो ये नामों को एक दो बार देख लेंगे, इससे अतिरिक्त और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। कौन सी व्यक्ति हैं? तो मीनाक्षी मदन राय हैं, इनको जानेंगे। इसके पहले ये क्या थी? तो इसके पहले ये सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। इस एक फैक्ट को जानेंगे, ठीक है, कि सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वो कार्यरत थी, ठीक है। अगला एक पूछेगा कि ओरिजिन कहाँ का है, नाम देख करके लगेगा कि बिहार यूपी की है, लेकिन एक्चुअली में ये सिक्किम की ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये हम लोगों को पता ही है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग पहले कौन से व्यक्ति राज्यपाल हुआ करते थे? आरिफ मोहम्मद खान साहब होते थे। उनकी जगह किनको भेजा गया है? तो सैयद अता हसनैन को भेजा गया है, और यही कारण है कि सैयद अता हसनैन ने क्या किया हुआ है कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई हुई है। किसको? तो मीनाक्षी मदन राय को। अगला देखेंगे, एग्जाम में पूछेगा कि किस नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है? तो 48वें नंबर के हैं। और जिन राज्यपाल का नाम आपने जाना ना, सैयद अता हसनैन, ये 43rd नंबर के आपको गवर्नर है। अगला जानेंगे कि पटना जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई है 3 फरवरी 1916 को, और एग्जाम में पूछा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय किस ईयर का है? तो 1916। 3 फरवरी याद रख सकते तो रखेंगे, नहीं रख सकते नहीं रखेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो चैम्स चामियर थे, ठीक है। चैम्स चामियर वाज द वेरी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। ये भी जानेंगे कि इसके लिए घोषणा कर दी गई थी 1913 में, लेकिन ऑब्वियस ही चीज है कि बिल्डिंग बिल्डिंग बनने में समय लगता है, ठीक है। 1916 में फाइनली इसकी स्थापना हुई, ठीक है। घोषणा 1913, स्थापना 1916। अगला जानेंगे कि बिहार से आने वाले ऐसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से व्यक्ति थे, ठीक है। ये बिहार से आने वालों की चर्चा की जा रही है। तो पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। झा मतलब क्या हुए? मैथिल ब्राह्मण हुए, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीकांत झा साहब ऐसे पहले आदमी थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, जो बिहार की पृष्ठभूमि से आते थे, ठीक है। इसको गलती से भी प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नहीं समझ लेंगे, ठीक है। एक और चीज जानेंगे कि जितनी चीजें घटना चक्र में दी गई हैं उसके बियॉन्ड भी, बिकॉज पहले क्या होता था ना कि बिहार वन लाइनर फैक्ट पूछता था, अब ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, और यही कारण है कि भैया उसी तरीके से हम लोगों ने इस नोट्स को बना रखा है। आगे जाकर के एज इट इज आप बोलेंगे तो घटना चक्र लगा करके उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, बट हमको लगता है कि ये तरीका थोड़ा अच्छा है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार सब्सक्राइब कर देंगे अभी तक नहीं किया हुआ है तो। हमारे प्रयास कैसा लगा इसको एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई व्यक्ति हैं तो उनके साथ भी आप चीजों को शेयर कर देंगे, बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। और 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से 25 से ज्यादा टारगेट मत करिए, ठीक है। और एक चीज, दो तरीके के बच्चे होंगे, एक ऐसे बच्चे
इनफैक्ट 3 तरीके के होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू फेस किया बट समहाउ 2-4 नंबर के कारण सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। आप अपना मनोबल बनाए रखिए, ठीक है। रिजल्ट आपके सामर्थ्य का एक छोटा सा परिचय पत्र मात्र होता है, वो कंप्लीटली आपको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो इस बार अच्छे तरीके से तैयारी करिए। दूसरा, ऐसे बच्चे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, समहाउ प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ या मेंस के बाद इंटरव्यू का मौका नहीं मिला, वैसे। और तीसरे ऐसे बच्चे होंगे जो कि होंगे फ्रेशर्स। अब देखिए, अगर बीपीएससी का एक आदत रहा हुआ है कि वो बहुत पिछला डेटाज वगैरह भी या पहले के भी करंट अफेयर्स पूछता रहा है। होता ये था कि बहुत मतलब अकाउंटेबल तरीके से काम नहीं होता था। एक ही क्वेश्चन बन गया, वही आने वाले 2 सालों में भी पता चला कि उसी के बिहाफ पर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पूछ दिया गया। बिहार में ऐसा हुआ है कि राज्यपाल का नाम पूछा गया, पता चला 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद राज्यपाल चेंज हो गए। तो अब वैसे में आप क्या कर रहे होंगे भाई, आप अगर फ्रेशर हैं तो 2 साल पुराना करंट अफेयर्स तो आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। क्यों जानेंगे, करंट अफेयर्स तो एक ही साल जानने की जरूरत है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि पिछले बार भी आपका जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा उसमें से 50%, 40% चीजें जरूर आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब करंट अफेयर्स भी ट्रिकी हो गया। अब 67 बीपीएससी वाला वन लाइनर कहानी नहीं रह गया। तो 25 नंबर अगर आप स्कोर कर दे रहे हैं आउट ऑफ 30, तो दैट वुड बी सच अ ग्रेट थिंग। और जब एग्जाम कंक्लूड होगा तो हम लोग लेकर के आएंगे कि जो जो स्टडी मटेरियल से हम लोगों ने चीजों को, जिन जिन चीजों को तैयार करवाया, उससे कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली मिले, ठीक है। तो जानेंगे कि उच्च न्यायालय की जो आधारशिला है ये तो 1913 को ही रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, तो उस समय के जो वाइसरॉय थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हार्डिंग के काफिले के ऊपर रास बिहारी बोस साहेब के नेतृत्व में बम फेंकने का प्रयास किया गया, जिसको दिल्ली, या जो एग्जैक्ट जगह था चांदनी चौक, षड्यंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो 1913 में यही व्यक्ति था जो कि गवर्नर जनरल था, हार्डिंग। इसी के द्वारा क्या किया गया है, आधारशिला रखी गई है। पटना उच्च न्यायालय में स्वीकृत जज कितने हैं, 53। पहले 37 थे, 37 में 7 बढ़े 44, ठीक है। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट इस तरीके से पूछे कि कितने पद अभी भी रिक्त हैं, तो 44 में से 9 घटा लेंगे, दैट इज 53 में से 44 घटा लेंगे, दैट इज 9, ठीक है। यही है मीनाक्षी मदन राय, ठीक है। आप चेहरे से भी देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओरिजिन की ये लग रही हैं, ठीक है। अभी पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीशा ये बनी हुई है 48 नंबर की। अगला देखेंगे कि बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश बढ़ाने के लिए किस कंपनी को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है, ठीक है। तकनीकी निवेश बढ़ाने के लिए बिहार में भी आईटी कंपनियां हैं, इस चीज को लेकर के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। किससे मदद ली जा रही है, तो गूगल से। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, और जो कंपनी है उसका नाम क्या, आपको गूगल है, ठीक है। जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम गूगल नहीं है, उसका नाम अल्फाबेट है, ठीक है। ये आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। अब देखिए बिहार ने क्या किया ना कि बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 लाई गई। उसके तहत गूगल का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आपको क्या किया जाएगा, अभी तक ये बेंगलोर और हैदराबाद में ही है, और अब बिहार में संभवतः पटना वगैरह में क्या किया जाएगा, इसका एक सेंटर खोला जाएगा। तकनीकी क्षेत्रों को लेकर के अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसमें एडवांसमेंट अचीव करना चाहेगा बिहार, इसके लिए गूगल से मदद ली जा रही है, ठीक है। और गूगल के प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पर क्या किया जाएगा, और इन दिस जैसे गूगल सर्च हो गया, गूगल पे हो गया, जेमिनाई भी गूगल का है, आप लोगों को पता ही, ठीक है। अगले में देखेंगे, ठीक है। यही वाली खबर है कि गूगल का जो ग्लोबल सेंटर है ये बिहार में खुल सकता है, और इस चीज को लेकर के और इसमें ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहां हुई। ये जानबूझ करके येलो में जानते हैं क्यों हम मार्क किए हैं, भले दिया हुआ है घटना चक्र में तथ्य सारणी, क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
ठीक है, कि बैठक कहाँ हुई और कितने कप चाय पिया गया, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि गूगल इंडिया का जो आपको डेलीगेशन था, प्रतिनिधिमंडल था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो गूगल इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं चंदू ठोटा, इन्होंने क्या किया हुआ है कि गूगल के बिहाफ पर चीजों को हैंडल किया है, ठीक है। 48वें मुख्य न्यायाधीश देखा ही हम लोगों ने, मीनाक्षी मदन राय। इसके पहले ये कहाँ काम करती थी, तो सिक्किम उच्च न्यायालय में काम करती थी। अगला जानेंगे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, एक्सीलेंट परफॉर्म करने के लिए किस राज्य को अवार्ड किया गया है, बिहार, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज डीसी रेजिडेंट वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम, और तभी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या किया गया है, अवार्ड किया गया है, ठीक है। यहां से कोई सच क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, भले दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लिख लीजिए। अगला देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर। ये मुख्यतया कहां से आने वाले व्यक्ति हैं, तो मुख्यतया ये मुजफ्फरपुर चैनपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला जानेंगे कि 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है, तो नया आपको अस्पताल कहां पर बनाया जाएगा, शेखपुरा में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाया जाएगा, ठीक है। शेखपुरा में बनेगा 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज, इस चीज को ध्यान देंगे। और इसकी केवल घोषणा मात्र की गई है, बजट वगैरह में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई थी, ठीक है। अगले में आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावित जो मेडिकल कॉलेज है किस मार्ग पर स्थापित होगा, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। प्रस्तावित जो टाउनशिप है किन दो स्थानों के बीच विकसित होगा, तो शेखपुरा बरबीघा, एक बार जान लीजिए, लेकिन पूछे जाने के चांसेस कम है, ठीक है। शेखपुरा बरबीघा के बीच क्या बनेगा, नया टाउनशिप बनेगा। और वहीं पर हम लोगों ने देखा कि शेखपुरा में क्या किया जा रहा है, 1000 बेड के हॉस्पिटल वगैरह को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। शेखपुरा कहां पर है, नालंदा के पास है। थोड़ा मैप वगैरह भी देख करके जाएंगे, भैया ये उत्तर बिहार का पार्ट है कि दक्षिण बिहार का पार्ट है, ये दक्षिण बिहार का पार्ट है, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो देखेंगे ही, वो सब करके जाइएगा ही, कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं, ठीक है। 4 के नाम में तो आर है, यहाँ पर कैमूर है, बक्सर है एंड विथ आर, भोजपुर है एंड विथ आर, और रोहतास स्टार्ट विथ आर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि छपरा एक जिला होता था जिससे सारण, सिवान और गोपालगंज की उत्पत्ति हुई है, तो 3 जिले ये, और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ऐसे 8 जिले, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैप में देख के आपको लगता है ना कि कैमूर क्या करता है ना, कि झारखंड से सीमा साझा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, 3 जिला, नवादा हो गया 4, जमुई हो गया 5, बांका हो गया 6, भागलपुर हो गया 7, और कटिहार हो गया 8, ठीक है, 8। नेपाल के साथ लगभग 729 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है बिहार के द्वारा। 7 आपको जिले हैं, 2 चंपारण हो गए, उसके बाद एसएमएस है, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, और उसके बाद अररिया, किशनगंज। इसका मतलब पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ नेपाल है। रोहतास एक ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ झारखंड है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कटिहार एक ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ पश्चिमी बंगाल है और दूसरी तरफ झारखंड है। और हाँ, बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले 3 ही जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। और किशनगंज एक ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ क्या है, आपको पश्चिमी बंगाल। ये नहीं पूछेंगे। अगला जानेंगे, ये खबर नहीं देखेंगे। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु किस केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, खिलाड़ियों से रिलेटेड होगा तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, ठीक है। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ज्ञान भवन पटना में किया जा रहा है। कब से कब आयोजित हुआ है नहीं जानेंगे, ठीक है। सम्मेलन का थीम क्या रहा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। परंपरा से लेकर के प्रगति तक, परंपरा से लेकर के प्रगति तक बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन, ठीक है। अगले में आ जाइए, बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक सम्मेलन, ठीक है, पटना में आयोजित किया जा रहा है। और इसका थीम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि परंपरा से लेकर के प्रगति तक, ठीक है। किसके द्वारा किया जा रहा होगा इसका आयोजन, तो कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं ना, तो उसमें कार्यों का बंटवारा किया जाता है मंत्रालयों में, ठीक है। जब भी केंद्र सरकार की बात आएगी
तो मंत्रालय, और जब भी राज्य सरकार की बात आएगी तो विभाग। ठीक है, हालांकि आगे जाकर के केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं ना, वो भी विभिन्न विभागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्रालय शब्द कभी भी राज्यों के संदर्भ में इस्तेमाल में नहीं जाता है। ठीक है, जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है तो इसका मतलब पुलिस विभाग, कभी भी आप शब्दावली न्यूज़पेपर में नहीं देखेंगे पुलिस मंत्रालय। ठीक है, अगला देखेंगे बिहार का जो संग्रहालय है पटना और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि और बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अगले में आइए। ठीक है, तो 3 नंबर पर इतनी ही खबरें थी। अब जाकर के अपने घटना चक्र में 4 नंबर पेज नंबर को ओपन करिएगा, वहां की खबरों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, शैक्षणिक सहयोग को लेकर के समझौता ज्ञापन MOU हुआ है 2 विश्वविद्यालयों के मध्य, एक तो नालंदा है और दूसरा साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पहले क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म का हब था, बुद्धिज्म में भी खास तौर से यहां पर महायान और वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, और एक दुष्ट तुर्क आदमी बख्तियार खिलजी ने क्या किया हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, बुद्धिज्म की मोस्टली शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, खबर भी देख सकते हैं, नालंदा और साउथ एशियन विश्वविद्यालय के बीच हुआ है समझौता, और किस चीज को टारगेट किया जा रहा है, तो AI से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। ठीक है, अगला देखेंगे, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो दूसरा मिला हुआ है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये, आंध्र प्रदेश मतलब फर्स्ट है और बिहार को मिला हुआ है सेकेंड। ठीक है, तो जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में दूसरा अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, बिहार की किस पहल को उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो जल जीवन हरियाली अभियान। आप लोगों को पता ही है कि किस चीज को टारगेट किया गया, जल जीवन हरियाली में प्रयास किया गया कि जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाया जाए, इन जो बिहार का ग्रीन कवर है उसको इनहेंस किया जाए 15% तक। तो जल जीवन हरियाली के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किस चीजों को टारगेट किया गया है, जलवायु परिवर्तन को और गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, कब से इसको लागू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी की बर्थडे से किया गया था 2019 में। ठीक है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, 150 साल पूरे हुए थे, महात्मा गांधी जी की जयंती थी, उसी दिन जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया। ठीक है, मुख्य लक्ष्य था, मतलब अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई हो एनवायरमेंट को लेकर के, जल संरक्षण हो गया, पौधारोपण हो गया, उन्होंने बात किया ही कि ग्रीन कवर को बढ़ा के 15% करने की बात की गई, और किसानों को ऐसी नई सस्टेनेबल संधारणीय कृषि तकनीकें उनको उपलब्ध कराई जाए, इस चीज को लेकर के प्रयास किया गया है। ठीक है, 21 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। रोजगार सृजन, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो कौन लगाएंगे, आदमी लगाएंगे, और इस मिशन में क्या किया गया है कि जीविका दीदियों को इंक्लूड किया गया है, और स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है ना, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले अगर करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे तो डर जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर का उनको आदत होता है, लेकिन डरिए मत, वो करंट अफेयर्स मल्टीपल स्टेटमेंट वाला आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ज्यादा आसान इस बिहाफ पर होगा ना कि भाई ऐसे जो भी करंट अफेयर्स होंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ आप इलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत वो लोग लिखते ही। वर्तमान में हरित आवरण ग्रीन कवर कितना हो गया, मतलब कितने प्रतिशत पर पेड़ लगे हुए हैं टोटल भूभाग के, तो 15.05% पर। ठीक है, और बिहार सरकार टारगेट कर रही है कि 2028 तक इसको फर्दर बढ़ा करके 17% कर देना है। ठीक है, पेज नंबर 4 घटना चक्र का खोलेंगे, उस पर ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगी। जो भी कम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबरें हैं, एज यू कुड सी कि उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडर्न एजुकेशनल सिटी की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, शेयर्ड कैंपस मॉडल पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला ये है कि ये जो ग्लोबल मॉडर्न एजुकेशन सिटी
प्रीमाइसेस है, परियोजना है, इसको कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो पटना में स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको देखेंगे। उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले के सरैया गांव में स्थापित की जा रही है, कैमूर। कैमूर आप लोगों को पता है ना कि 2011 की जनगणना में बताया गया कि सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, कैमूर में है, ओनली 488। ठीक है, यही कैमूर की पहाड़ियों से कर्मनाशा नदी भी निकलती है। ठीक है, तो पहाड़ी वहाड़ी के बीच में क्या किया जाएगा ना कि कैदियों को रखा जाएगा, हार्डकोर क्रिमिनल को, तो वो अच्छा होगा। ठीक है, जानबूझ करके ऐसा प्रयास किया जा रहा है ना कि इस पूरे जेल प्रीमाइसेस के पास कोई सा भी मोबाइल नेटवर्क का टावर नहीं हो। अक्सर शिकायत होता है ना कि जेल में क्या होता है कि जो दुर्दांत अपराधी होते हैं वो पैसा दे करके उनको फोन वोन मिलता है, फोन के थ्रू वो क्या करते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को जेल में रह करके संचालित कर लेते हैं। अरे भाई, बाहर क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे, वो आदमी तो पहले ही जेल में है। तो प्रयास ऐसा किया जा रहा है कि ये जो भी जेल परिसर हो उसमें मोबाइल का नेटवर्क वगैरह ही नहीं आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जिला पूछेंगे, गांव भी पूछे जाने के चांसेस है, लेकिन जिला कम से कम जरूर याद रखिएगा, कैमूर का सरैया गांव। इसको काला पानी 2.0 मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। काला पानी जेल कहां थी, जो सेल्युलर जेल थी अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जहां पर वीर सावरकर को लंबे समय तक डबल काला पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो प्रयास किया जाएगा कि जो खूंखार अपराधी होंगे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से काटा जा सके, और काटने का तरीका ही वही है कि आप क्या करोगे ना कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क वगैरह ही नहीं आएगा। ठीक है, कहां पर बनाया जा रहा है, तो कैमूर जिले की अधौरा पहाड़ी में। ठीक है, हाई सिक्योरिटी जेल होगा, मोबाइल का नेटवर्क वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाएगा, जेल के आसपास कोई व्यक्ति भटक नहीं पाएगा, जो अति गंभीर श्रेणी में आने वाले अपराधी हैं उन्हीं को बंद किया जाएगा। यहाँ पर न तो इंटरनेट होगा, न कोई आ जा सकेगा, और मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं होगा। तो हो सकता है कि भैया एक तो वन लाइनर फैक्ट हुआ कि कैमूर में बन रहा है, और इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो इवन घटना चक्र में भी नहीं दिए गए हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। ठीक है, देखिए सब मतलब व्यूअरशिप क्या होता है ना कि मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है कि हम भी अपने रेगुलर समय से जो भी मेरा रेगुलर काम है उससे समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए कमेंट करने में कम से कम कंजूसी मत करिएगा, उससे मेरा जो प्रोत्साहन का स्तर है वो बना रहेगा। अगला देखिए, अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अंडे के छिलकों में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का, ठीक है, उसी से कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों को क्या किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, और इससे कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है। पता ही आप लोगों को कि जल शोधन में एक तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है, ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, या ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी मेम्ब्रेन होता है। इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग किया जा रहा है, और ऐसा विकसित करने वाला कौन सा बिहार का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, कहां का, पटना का। ठीक है, प्रयास क्या है, जल को शुद्ध कैसे किया जाएगा, जल से जो आर्सेनिक है और फ्लोराइड है उसको हटाया जा सकेगा। आप लोगों को पता ही है ना कि भैया गंगोत्री या गोमुख से गंगा जी निकलती हैं, 5 राज्यों से होकर के बहती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड का इकलौता जिला साहिबगंज, और फिर बंगाल। लेकिन जैसे जैसे गंगा जी का निचला वाला नदी बेसिन है, मतलब बिहार हो गया, बंगाल हो गया, वहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या बहुत पाई जाती है भूमिगत जल में, और इसी को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कण, जो कहां से प्राप्त किए जाएंगे, अंडे के छिलकों से। इससे क्या किया जाएगा, पानी शुद्ध किया जाएगा। कैसे शुद्ध किया जाएगा, अनवांटेड जो आर्सेनिक और फ्लोराइड है उसको हटाया जाएगा, और ये किसका इनिशिएटिव है, तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का। अगला देखिए, एसडीजी की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर हुआ है, पटना में हुआ है। ठीक है, एसडीजीज आप लोगों को पता ही होंगे कि टोटल 17 है। ठीक है, इसी के अंडर 169
सब टारगेट्स भी रखे गए हैं 169 सब टारगेट्स। पूछेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूएन का इनिशिएटिव है, इसमें कितने टारगेट हैं, तो 17 नंबर ऑफ टारगेट्स हैं। उन सारे टारगेट्स को भी एक बार आपको जा करके जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। कार्यालय का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, पटना में। किस मंत्रालय के द्वारा, तो बहुत ऑब्वियस सा चीज है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। और मंत्रालय लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये केंद्र सरकार का इनिशिएटिव होगा, ठीक है। अगला देखिए, तकनीकी सहयोग किस संस्था से प्राप्त हो रहा है, तो यूएनडीपी से प्राप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक संगठन है जिसमें लगभग 170 देश शामिल हैं और जितनी भी मानव जाति की समस्याएं हैं, गरीबी हो गया, असमानता हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। एचडीआई रिपोर्ट भी यही जारी करता है। मोस्टली 3 चीजों को इंडिकेटर के तौर पर शामिल किया जाता है। कौन कौन सी चीजों को, तो शिक्षा को, स्वास्थ्य को और जीवन स्तर को, ठीक है। जीवन स्तर को पैसे रुपए से, पर कैपिटा इनकम से नापते हैं। स्वास्थ्य को लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नापते हैं। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि इन तीनों चीजों का ना जियोमेट्रिक मीन लिया जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है 2030 तक, क्या है कि दुनिया की मानवों की बहुत सारी समस्याएं सुलझाने के लिए टोटल कितने टारगेट्स रखे गए हैं, तो 17 टारगेट्स इसमें टोटल रखे गए हैं, ठीक है। ये भी जानेंगे कि जो यूएनडीपी की स्थापना हुई है ये किस साल हुई है, तो 1965 में हुई है, एक फैक्ट हुआ। दूसरा जानेंगे कि 2 उस समय के संगठन थे, जैसे विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष, इन दोनों का विलय कर दिया गया। विस्तारित तकनीकी सहायता मतलब बोला गया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं, चूंकि अमेरिका ड्रीवन ये इनिशिएटिव था और अमेरिका ने कहा कि बहुत सारे ऐसे देश जो युद्ध की मार से खस्ता हाल हो गए, उनको हम तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो 2 संगठन थे, विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष, इन दोनों के विलय से इसका गठन कर लिया गया। और अगर यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव होगा तो बहुत सामान्य सी बात है कि इसका मुख्यालय कहां होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए ना कि भैया कौन सा ऐसा मिलता जुलता नाम वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, ठीक है, कीनिया में। राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में बिहार सरकार की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार ने किया। अगला देखेंगे कि बिहार का पहला एलपीजी आधारित शवदाह गृह कहां स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कि एलपीजी बेस्ड ही क्या होगा कि अग्नि प्रज्वलित होगी और आपको अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा दीघा घाट पर, पटना। और इसके लिए आपको जो सदगुरु हैं साउथ इंडिया के कोयम्बटूर वाले, उनके फाउंडेशन से मदद लिया जा रहा है, ठीक है। पटना में क्या बनेगा, बिहार का पहला एलपीजी बेस्ड शवदाह गृह, कहां पर, दीघा घाट पर, ये भी जानेंगे, ठीक है। और इसके लिए किसके किसके मध्य समझौता हुआ है, तो ईशा आउटरीच और पटना नगर निगम। आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट मंथ ही जो सदगुरु हैं, ठीक है, वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिहार उन्होंने विजिट किया। और हमको लगता है ना कि इंडिया में अगर कोई सबसे नॉलेजेबल आदमी है ना तो वो सदगुरु है, ठीक है। इंग्लिश में ही वो कंफर्टेबल है, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन एक बात जो उनमें मैंने खास देखी है ना कि लेट से हमसे आपसे कोई जवाब पूछा जाए कि जाओ ये क्वेश्चन को आंसर करके लाना, 1 महीने बाद लाना, 1 साल बाद लाना, तो हम आप जैसे सामान्य लोग 1 साल बाद जो अच्छा सा आंसर देंगे ना, वो आदमी विदाउट एनी टाइम डिले इमीडिएटली वो आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। भगवान राम के सिग्निफिकेंस पर, गाय के इंपॉर्टेंस पर देखेंगे तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ा आप योगासन वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, वो भी क्या करेगा ना कि आपके मानसिक शांति को आपके स्टैब्लिश करेगा। और एक बार आपने अपने अंदर को जीत लिया तो बाहरी दुनिया जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। कितना एकड़ भूमि दिया जा रहा है ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, 1 रुपए की शायद लीज पर 35 सालों के लिए दिया जा रहा था, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ईशा आउटरीच जो है ये सदगुरु का इनिशिएटिव है, ठीक है।
अगला जानेंगे कितनी एलपीजी भट्टियां यहां पर स्थापित की जाएंगी। 4 को स्थापित किया जाएगा। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बट फिर भी जान लीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि श्री श्री सदगुरु 27 जून को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये क्या हुए हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एन इवनिंग विद सदगुरु इन बिहार, ठीक है। हमको लगता है कि भारत के सबसे नॉलेजेबल आदमियों में से एक आदमी ये है। विश्वकर्मा अवार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। विश्वकर्मा अवार्ड है मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन को लेकर के होगा। किस किस को मिला है, तो बापू टावर को मिला है पटना के, और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को मिला है स्मृति स्तूप, कहां पे, वैशाली, ठीक है। 2 को मिला हुआ विश्वकर्मा अवार्ड, एक तो बापू टावर हो गए, दूसरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय हो गया, ठीक है। घटना चक्र में देखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है 17वें जो विश्वकर्मा अवार्ड्स हैं उसमें बिहार के बापू टावर को सम्मानित किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली में है, इसको भी किया गया है। और इन दोनों को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर सम्मानित किया गया है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। पता नहीं फैक्ट बताते बताते क्यों एक एमसीक्यू पूछ लिया गया है, लेकिन पूछ लिया गया तो जानिए। लेकिन एक तरीके से हो सकता है घटना चक्र, क्योंकि इतनी अच्छी मैगजीन है, तो वो ये बताना चाह रही है कि बाबू अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप लोग तैयार करके जाइए, वन लाइनर फैक्ट केवल अब आपको नहीं देखना है। अगले में आ जाइए। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत जो पुर्तगाल है उसके मैत्री को लेकर के एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला कहां आयोजित की गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी में की गई है, राजगीर के, ठीक है। किस 2 देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के मतलब अपनी अपनी एम्बेसीज स्टैब्लिश की गई होंगी अब दूसरे देशों में, तो भारत और पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल आपको देखेंगे तो कहां को देखने को मिलेगा, तो पुर्तगाल आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। सबसे इधर को जाकर के देखेंगे तो पुर्तगाल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोरक्को में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक हुआ है, एक नई द्विपक्षीय एजेंडे की ओर। इसमें भारत की ओर से ऑनलाइन संबोधन किन्होंने दिया हुआ है, तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर ग्रांट समदर्शी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि और फैक्ट आप जानिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 70% कंटेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे 28 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, और 30% ऐसा है जिससे क्वेश्चन 1 या 2 पूछा जाएगा, तो 1 और 2 ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रयास कभी भी मत करिएगा कि 30 में 30 करंट अफेयर्स लाएं, अभी का जैसा चैलेंजिंग नेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिकॉज बहुत से लोग भ्रामक दावे करेंगे, बट ध्यान रखिएगा कि आपको 100 ही नंबर स्कोर करना है, और 100 नेट करने के लिए 25 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। रीजन है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये आप लोग साल भर पढ़े हुए हैं, किन्हीं का दुर्भाग्यवश अगर क्लियर नहीं हुआ तो उनको 2-3 सालों से हिस्ट्री का ज्ञान है, तो अगर उसमें आप 100% इफिशियंसी के साथ स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो एक ऐसा सेक्शन करंट अफेयर तो मेरे आपके घर में तैयार नहीं होता है ना। ये जो सम्मेलन है ये मोरक्को में आयोजित हुआ, मेरे आपके घर में तो आयोजित हुआ नहीं, तो ऐसी खबरें दिमाग से अक्सर निकल जाती हैं, और यही कारण है कि आप मेरे इस क्लास को मल्टीपल टाइम्स अगर देखेंगे तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसका नोट्स कहां से मिलेगा, इसके लिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा फॉर द टाइम भी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप एक बार कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार का प्रथम सफल जीवित दाता युक्त लीवर प्रत्यारोपण, लिविंग डोनर मतलब एक जीवित व्यक्ति से ही क्या किया गया, लीवर लेके ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर ये किया गया है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि बिहार में अगर होगा तो बिहार के पटना में ही होगा। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल इस चीज को लेकर के काफी चर्चा में आया हुआ है। बिहार फर्स्ट सक्सेसफुल लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट एट रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल किसने किया हुआ है, तो मिलिंद मंडवार साहब ने किया हुआ है। जो डॉक्टर हैं वो है मिलिंद मंडवार, इनका नाम जानेंगे। मरीज वगैरह का नाम पूछे जाने के चांसेस कम है।
अगला देखेंगे, आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो आरोग्य विकास अनुसंधान संस्थान के द्वारा, इसको जानेंगे। और ये जो आयुष्मान मंथन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया होगा? तो अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि और कुछ समझ में नहीं आए तो पटना को जरूर ऑप्ट कर देंगे। पटना मतलब ऊर्जा सभागार, ठीक है। ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कहाँ एग्जैक्ट किस जगह पर हुआ ना, इसको याद रखना मैकेनिकली उतना आसान नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से कर रखा है तब तो इसको जानिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला जानेंगे, आयुष्मान मंथन जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाना। हम लोगों को पता है ना कि आयुष्मान भारत जो योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, ठीक है। ये कार्यक्रम एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से आयोजित किया गया है। विशेष अतिथि कौन से व्यक्ति हैं? तो अभी नया नया जो मंत्रिमंडल गठित किया गया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार साहब थे, वो क्या किए हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो राज्यसभा चले गए। और जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही डिसॉल्व कर जाता है। तो अब जो नए स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम जानेंगे, मंगल पांडे। और आयुष्मान भारत बिहार के जो सीईओ हैं शशांक शेखर, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे, ठीक है। आयुष्मान भारत आपको पता ही है कि स्वास्थ्य बीमा योजना है। कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज, मतलब कैशलेस मतलब क्या है? गरीब आदमी है तो ये नहीं बोलेगा कि 5 लाख हमको दे दीजिए, झूठ मूठ का बीमारी कोई क्लेम करके पता चला 5 लाख रुपए पॉकेट के अंदर कर दिया, वो नहीं। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये हॉस्पिटल्स क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर्ड है। वहां पर आप जाइए और 5 लाख रुपए तक का इलाज आप कर सकते हैं। पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, नहीं तो लोग, बिहारी लोग ना, बिहारी क्या, ओवरऑल भारतीय लोग अलग जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। वो कैशलेस इलाज क्या करेंगे? प्रदान किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। प्रति परिवार सीमा क्या है? 5 लाख रुपए है। और कवरेज इसमें द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल भी है, ठीक है। मतलब आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ तो वो तो प्राथमिक हो गया। द्वितीयक मतलब कोई और बड़ा बीमारी हो गया, ठीक है, मलेरिया वगैरह हो गया। या तृतीयक मतलब मान लीजिए किसी को न हो, ईश्वर न करे किसी को हो, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, ठीक है। तो जो सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर है उसको भी कवर किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला चीज जानेंगे, और एग्जाम में पूछते हैं कि कितने का कवर? 5 लाख रुपए का। और इसके लिए आंकड़े कहां से, कौन कौन सा व्यक्ति सुपात्र होगा? इसके लिए जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी ना, SECC मतलब सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था 2011 के, उसके आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण, वंचित, गरीब परिवारों और शहरी श्रमिक भी इस योजना में शामिल हैं। तो ये घटना चक्र में जो नहीं दिया हुआ है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नोट्स में रहेगा तो आप लोग एक बार ब्रीफली देख लेंगे। और अभी के समय में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, उनके ऊपर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना इसका लाभ मिलता है। अगर कोई 70 प्लस हो गए ना, तो आप रिच हैं या पुअर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस योजना के तहत क्या कर दिया जाएगा? कवर कर दिया जाएगा। बीमारियों में हम लोगों ने बात किया कि तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, मतलब बहुत कोई गंभीर जटिल बीमारियां हैं, जैसे कैंसर लिखा हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, इन सबको भी कवर किया जाता है, ठीक है। अब पेज नंबर 5 पे आ जाइए। 3 और 4 हम लोगों ने देखा, 5 नंबर पेज पे आइए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का जो तीसरा चिड़ियाघर है किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गया जी में, ठीक है। अब तो इसका नाम गया जी कर दिया गया है ना, ठीक है। कहां पर? तो गया डोभी रोड। डोभी आप लोगों को पता है कि गया का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। कहां एग्जैक्टली इसको स्टैब्लिश किया जाएगा? जमुहरी में। और गया में बनने वाला ये जो चिड़ियाघर है वो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर के राजगीर जू सफारी के बाद बिहार का तीसरा प्रमुख प्राणी उद्यान होगा, ठीक है। तीसरा जू कहां पर बनाया जा रहा है? गया जी में, एक फैक्ट हो गया। कहां पर? तो गया डोभी रोड के पास जमुहरी एग्जैक्ट जगह है, इसको याद रखेंगे।
एक चीज और याद रखेंगे कि पटना का जो संजय गांधी आपको जैविक उद्यान था ना, क्योंकि एक तो कांग्रेस की लीगेसी हो गई, मतलब कांग्रेस की लीगेसी तो हुई, संजय गांधी, राजीव गांधी साहब, इंदिरा गांधी जी के बच्चे, और कोई भी सरकार अपनी चीजों को प्रमोट करती है। कांग्रेस भी जब थी तो क्या दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर कोई योजना थोड़े ना चलाती थी, तो ये एक सामान्य सी चीज है, ठीक है। जैसे अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर योजनाएं चलाएंगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो सारी चीजें छोड़ते हैं। पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, इसको रीनेम कर दिया गया है किस नाम से, तो सिंपली कर दिया गया है पटना जू। नाम का टेंशन ही खत्म। तो तीसरा है, मतलब इसके पहले भी दो होंगे, तो पटना का संजय गांधी हो गया और राजगीर का राजगीर जू सफारी हो गया, ठीक है। कितने एकड़ में है, कितने करोड़ का बन रहा है, वो सब मत जानिए, ठीक है। पटना राजगीर के बाद देखिए न्यूज की हेडिंग है, अब इन जिलों में भी बनेगा चिड़ियाघर, नीतीश कुमार सरकार का बड़ा ऐलान। तो केवल गया में ही नहीं, 3 जिलों में चिड़ियाघर बनाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। गया को प्रायोरिटाइज किया गया है, इसीलिए ये 3rd नंबर पर है। इसके अतिरिक्त सासाराम और जमुई में भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जमुई मतलब अपने को क्या समझना है, गोल्ड के दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स में से एक जमुई जिले में है, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो एक तो पटना का पटना जू हो गया, राजगीर का राजगीर जू सफारी हो गया, तीसरा गया में, और चौथा और पांचवा सासाराम और जमुई में बन गया, तो टोटल नंबर 5 हो जाएगा। फिलहाल कितने हैं, तो फिलहाल 2 है, ठीक है। ये सारी चीजें गया वाला या बाकी दोनों अभी पेपरों में है। मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब किसने जीता हुआ है, तो रूपाली भूषण ने जीता हुआ है, खगड़िया जिले की है, ठीक है। रूपाली भूषण खगड़िया, ठीक है, ये है रूपाली भूषण। बोरिंग सा करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सौंदर्य का भी तड़का लग जाए, इसीलिए हम इमेज को भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। बहरहाल जोक सपाट, बिहार के लिए गर्व की बात है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिस यूनिवर्स बिहार रूपाली भूषण खगड़िया। अगले में देखेंगे, ऐसी कोई सी भी प्रतियोगिता होती है ना फैशन से रिलेटेड, सौंदर्य से रिलेटेड, तो आंख मूंद करके निफ्ट कैंपस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कहां आयोजित किया गया, निफ्ट कैंपस पटना, ठीक है। अब क्या होगा, अब चूंकि आप मिस यूनिवर्स बिहार बन गई हैं, तो बिहार की तरफ से आप पार्टिसिपेट करेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के ग्रैंड फिनाले में, ठीक है। नाम ध्यान में रखेंगे, रूपाली भूषण खगड़िया जिले से आती है, ठीक है। अगला जानेंगे कि बिहार सरकार ने बोला है कि 25 नई जो चीनी मिलें हैं उनकी स्थापना की जाएंगी। नया कोई सा भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और कोई पुराना बंद पड़ा हुआ मिल है, अगर उसको पुनः चालू करने का प्रयास किया जाएगा तो उसको कहा जाता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। किस योजना के तहत, तो 7 निश्चय के तहत, ठीक है। 7 निश्चय का जो 7 निश्चय 3.0 है, इसको एक बार आपको जानना चाहिए, ठीक है। सातों के सातों इनिशिएटिव आपको जानने चाहिए। दुगना रोजगार है, ठीक है, मतलब आपकी आय दुगना करने का, बिहारियों की आय दुगना करने का प्रयास किया जाएगा। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, मतलब उद्योगों की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। और एग्जाम में पूछ देगा कि भैया ये जो 25 नई चीनी मिलें हैं, इसको 7 निश्चय 3.0 या 3 के तहत तो किया जा रहा है, लेकिन किस सब सेक्शन, किस निश्चय के तहत, तो ये जो दूसरा वाला निश्चय है यही डेडिकेटेड है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा वाला डेडिकेटेड है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, बजट देखेंगे, उसमें हम लोगों को पता चलेगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा। चावल के प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, सब में रोहतास नंबर 1 है, ठीक है। दालों के मामले में, फूलों के मामले में पटना है। अगला देखेंगे, उन्नत शिक्षा, उन्नत उज्जवल भविष्य, ये आपको चौथा है। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन 5वां है। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के है। और सबका सम्मान जीवन आसान, ये 7 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 7 निश्चय 3.0 के सातों निश्चय आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए आधार वर्ष क्या है, 2025 से 2030 तक। इसके पहले क्या था कि 7 निश्चय जो पार्ट 2 था वो 2020 से 2025 के लिए था, और 7 निश्चय पार्ट 1 2015 से लेकर के 2020 के लिए था, ठीक है। ये सब घटना चक्र में नहीं है।
तो अब तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही कारण है कि बहुत डिटेल में चीजों को हम आपको करवा रहे हैं और जो फालतू के फैक्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उनको छोड़ दिया जा रहा है। 7 निश्चय 3.0 2025 से 2030, इसके पहले पार्ट 1 15 से 20 और पार्ट 2 2020 से 2025। ठीक है, 2030 तक के लिए 7 निश्चय 3 है और इसके जो भी 7 आपको एस्पेक्ट्स हैं उनको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली खिलौना फैक्ट्री कहां स्थापित करने की घोषणा की जा रही है? बिहटा। बिहटा कहां पर है? पटना में। बिहटा में किनका आश्रम है? किसानों के मसीहा कौन कहे जाते हैं? किसानों के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। एग्जाम में पूछेगा इनको लेके एक फैक्ट कि इनका जन्म कहां किस महापर्व के दिन हुआ था, तो शिवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ था और अखिल भारतीय किसान सभा को लीड करते हैं ये 1936 में, जिसके सचिव थे रंगाजी। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, खिलौना फैक्ट्री मतलब बिहटा हो गया। 12वीं जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑप्टिज्म है उसमें पटना के एक व्यक्ति हैं अजहान अनवर, इन्होंने एक पदक जीता हुआ है विच इज रजत पदक। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव जी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसको एक बार देखेंगे। नंद किशोर यादव जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया है नागालैंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा खबर है, इस चीज को देखेंगे। पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, एक फैक्ट तो ये जानिए। वहीं पर किस चीज का आयोजन किया गया है? तो इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। और इसका थीम क्या है? तो इनोवेट फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। दो फैक्ट हैं, पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, वहां पर इनोवेशन फेस्टिवल, और उसका थीम क्या है? तो इनोवेट फॉर द इम्पैक्ट सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको जरूर देखेंगे। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग, पहला चीज तो कि ये बिहार का इंटरनल कंपटीशन है। ठीक है, जीता कौन सी टीम है? तो मगध वॉरियर्स जीती है। मगध का ही तो राजा था ना जरासंघ, तो जरासंघ जैसे ब्रेव आदमी को हरा करके कौन जीत सकता है, ऐसे याद रख लेंगे। उप विजेता मतलब फाइनल में कौन सी टीम हारी है? तो सारण की टीम हारी है। ठीक है, ये पूरा पूरा नाम नहीं याद रखना होता, केवल मगध और सारण ध्यान में रखिए। जीता मगध, हारा सारण। अगला देखेंगे कि बिहार के बिजली मॉडल की प्रशंसा। बिहार में बोला गया कि भैया 87 लाख प्लस स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगा दिए गए। ठीक है, बिहार में जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देख रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग लगभग 3 गुना हो गया है पिछले 20 सालों में। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने क्या किया है? बिहार के बिजली मॉडल की प्रशंसा की है। न्यूज़पेपर का हेडलाइन देख सकते हैं, बिहार मॉडल का विदेशी मुरीद, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिला जीविका और बिजली क्षेत्र के सुधारों को अंतरराष्ट्रीय पहचान। तो जो नहीं दिया हुआ घटना चक्र में वो भी जानेंगे कि बिजली क्षेत्र के सुधारों को तो एंडोर्स किया गया है, साथ साथ जीविका दीदियों की भी तारीफ की गई है, तो इस खबर को भी देखेंगे। बिहार के शासन क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलावों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहीं से तो पढ़े हुए थे ना अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के इस प्रतिष्ठित संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में आयोजित किया गया है बिहार लोक नीति दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा खबर है जो घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है। पूछ देंगे कि बिहार लोक नीति दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली होगा, पटना होगा ऑप्शन में, लेकिन कहाँ किया गया है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस लंदन में। ठीक है, और इसमें बिहार में बिजली सुधारों को या सामुदायिक सशक्तिकरण को लेकर के जो जीविका योजना है उसको एंडोर्स किया गया। अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग की ओवरऑल चैंपियन टीम कौन सी बनी है? बिहार बनी है। और उप विजेता कौन सी टीम बनी है? झारखंड बनी है। ठीक है, दूसरे निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया जा रहा है? राजेंद्र नगर पटना में। और पहला कहां पर किया गया है? तो राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। और क्या है? ग्लास ब्रिज है। आगे हम लोग देख रहे होंगे, अगर आपको पता है तो पहले ही से हमको एक बार कमेंट करके बताइए
कि बिहार का सेकंड ग्लास ब्रिज कहां बनाए जाने की बात की जा रही है, सेकंड ग्लास ब्रिज कहां बनाए जाने की बात की जा रही है। दूसरा हॉकी स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना, और ऑलरेडी बना हुआ है कहां पर, राजगीर में, ठीक है। एग्रो बिहार मेला, अब ऐसे कोई से भी मेले होते हैं तो यूजुअली गांधी मैदान में ही आयोजन किया जाता है, ठीक है। क्या प्रयास है, तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अगला जानेंगे, बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है, बिल्कुल इस खबर को नहीं जानेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कितना करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। अगला देखेंगे कि आईआईटी पटना ने क्या किया हुआ है कि शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए, ठीक है, एजुकेशनल और जो रिसर्च एक्सटेंशन है इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया हुआ है, तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एक तरफ लिंकन इंस्टीट्यूट, दूसरा तरफ आईआईटी पटना, दोनों के बीच क्या हुआ है कि आपको आईआईटी पटना ने मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है हाइब्रिड मॉडल में पीएचडी कार्यक्रम को एक्सटेंड करना, ठीक है। तो इस एक खबर को देख रहे होंगे। अगला देखेंगे, बिहार कौशल विकास मिशन ने एआई रोबोटिक्स और सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया हुआ है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। इस एक खबर को देखेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जानेंगे कि कौशल विकास और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला संगठन है, पीपीपी, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब सरकारी संस्थाएं भी इन्वॉल्व होंगी और निजी संस्थाएं भी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। कब इसको स्थापित किया गया है, 2008 का है। पहला चीज तो गैर लाभकारी है, मतलब ये लाभ कमाने के लिए इसको नहीं बनाया गया है, पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। 2008 में स्थापित और कौशल विकास नाम है, तो देश के युवाओं में कौशल विकास और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका आपको मकसद है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि कहां पर है, अगला क्वेश्चन, बिहटा पटना, अभी हम लोगों ने बात किया भी था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936, कौन सा व्यक्ति लीड करता है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब, और यहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा का आपको आयोजन भी हुआ है 1936 में। कौन से व्यक्ति अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यही रीजन है कि एग्जाम में यह भी पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला वाला आपको मीटिंग था, इसको और किस बड़े नेता ने एड्रेस किया, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और सचिव का नाम पूछ देते हैं एनजी रंगा। बीपीएससी का बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन, 1929 में क्या हुआ है कि बिहार स्पेसिफिक, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है, आगे जाकर के अखिल भारतीय किसान सभा में इसको मर्ज कर दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित जो है मैगजीन है उसका नाम क्या था, हुंकार था। कहां से इसको पब्लिश किया जाता था, पटना से। यही रीजन है कि ये सारी चीजें आपको नहीं है घटना चक्र में, तो एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू, बिकॉज अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ना, जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है कि करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल चीजों से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपका जो भी ट्रेडिशनल इतिहास भूगोल है उनसे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी है, ये 1200 करोड़ रुपए का सीमेंट का निवेश कर रही है, कहां पर, बांका जिले में, ठीक है, बांका में ये इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। सीमेंट का इंग्रेडिएंट्स भी एक बार देख लीजिए साइंस के हिसाब से, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, फिर सिलिका होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन ऑक्साइड होता है, और जिप्सम होता है। जिप्सम मजबूती के लिए मिलाया जाता है, इसीलिए इसका क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है, 1 से लेकर के 4%, ठीक है। बांका देख रहे होंगे तो झारखंड से सटा हुआ आपको जिला है। अगला देखेंगे, महिला कबड्डी को लेकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे ना कि बिहार में फॉर द टाइम बीइंग स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज या तो पटना में है या तो राजगीर में है, ठीक है। अगला जानेंगे कि बिहार के कितने पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है, तो 69 नंबर ऑफ, ठीक है। वो ककोलत वगैरह एग्जाम में पूछ देते हैं झरना कहां पर है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, मान लीजिए हमको नहीं आता है। 3 क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछे हैं,
इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इसका अनदर सीरीज हम तुरंत अपलोड करेंगे। आप लोग कहेंगे तो ऐसा घटना चक्र लगा करके भी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि ये वाला जो तरीका है थोड़ा अच्छा है, थोड़ा डिटेल में हम लोग चीजों को देख रहे हैं। इसका अगर आपको ये चाहिए, इसका अगर नोट्स चाहिए ये वाला, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरा अपना कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आपको हम वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एम्स पटना को बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार का सबसे अच्छा जो हेल्थ केयर का इंस्टीट्यूट है वो एम्स है, तो यही आपको इसी को फर्स्ट आपको अवार्ड मिला है। जानेंगे कि एम्स पटना के नींव 2004 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने थोड़ा जोर लगाया और पटना जो एम्स है वो 2004 में इसकी नींव रखी गई और 2012 से इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगले में आइए, एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज जिसमें खेलों की सारी फैसिलिटीज होंगी, कहां पर खोला जा रहा है? भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में। अगला जानेंगे कि पटना में प्रस्तावित अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिट जो परियोजना है इसके लिए कितना पैसा रखा गया है? 296 करोड़। ये तो नहीं पूछेंगे, और ऐसे पूछेंगे तो बहुत सारा डेटा होगा सर, कितना याद कर लेंगे? ठीक है, इतना याद रखिए, स्पोर्ट्स विलेज भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में। दूसरा कि रैपिड ट्रांजिट परियोजना कहां पर? पटना में प्रस्तावित हो। रैपिड ट्रांजिट मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर मेट्रोज जैसी चीजों को आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसको ज्यादा जगह चाहिए होता है, वहां पर एक तरीके से मोनो रेल जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिट जिसको कि क्या कहा जाता है? पॉड टैक्सी कहा जाता है। मानव रहित और व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। छोटे कैप्सूल नुमा इसमें पॉड्स होते हैं, वाहन होते हैं, ठीक है, स्वचालित ट्रैक पर चलते हैं और किसी बीच के स्टॉप से सीधे वो गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई ऐसी जगह जहां पर पूरा आप रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मेट्रो नहीं बना सकते, जैसे गांधी मैदान के उधर वाले इलाके देखिए, बहुत तंग गलियां हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पॉड टैक्सी को या रैपिड ट्रांजिट को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस चीज है, बिहार में ऐसा कोई नया बड़ा टेक्नोलॉजी आएगा तो पटना में ही आ रहा होगा। अगला देखेंगे, IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से अवार्ड दिया गया है? तो इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर। अगला देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बिहार में किन 2 स्थानों पर नई सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया हुआ है? तो एक तो अररिया और दूसरा सीतामढ़ी में इंदरवा और लेटी। ये जगहों के नाम याद रखेंगे, लेटी अररिया में, इंदरवा सीतामढ़ी में। क्या हुआ है? अमित शाह साहब ने आपको SSB की सीमा चौकियों की स्थापना की है। और किशनगंज में आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि किशनगंज में ऐसे किस आपको प्रशिक्षण कैंप को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो किन 2 जगहों पर है? एक तो अररिया, दूसरा सीतामढ़ी, और दोनों के दोनों चूंकि सीमा से जुड़ी हुई चीजें हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, एक तो अररिया, दूसरा सीतामढ़ी। और ये दोनों जगह क्या है? एक तो लेटी है, एक इंदरवा है। नेपाल जाने वाले रास्ते के क्रम में आपको एक तरीके से सीमा चौकी होगी। नेपाल के साथ टोटल हम लोग सीमा साझा करते हैं 729 किलोमीटर। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिलों की सीमा लगती है, 7 जिले। सबसे पश्चिम में चले जाइए तो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे पूर्व में चले आइए तो किशनगंज। अगला देखेंगे, भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत कितने का किलोमीटर रोड बनाया जाएगा? तो 554। इस चीज को जानेंगे। बिहार के विद्यालयों का जो मिड डे मील है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है खतरनाक मात्रा से भी अधिक? तो वो है ई कोलाई। इसको जानेंगे। अगला खबर देखेंगे कि एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बिहार में कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? $1 बिलियन के। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के बारे में जानेंगे कि भैया 1966 को इसको स्टैब्लिश किया गया है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, लगभग इसके 70 सदस्य हैं, इसको जानेंगे। और लगभग 9,000 करोड़ रुपया ये इन्वेस्ट करना चाहता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स में खेलों को प्रोत्साहन देने में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसका अवार्ड किसको मिला है? बिहार को मिला है।
बिहार फॉर द टाइम बीइंग स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। हालांकि यदा कदा बिहार से टैलेंट भी निकलता है, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी देखिए बहुत समय के बाद आए समस्तीपुर जिले के, लेकिन इस आईपीएल में बैटिंग से रिलेटेड जितने अवार्ड्स थे सब लेकर के गया लड़का। मैक्सिमम रन, मैक्सिमम छक्के, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। तो इसीलिए अब खेलों को लेकर के भी बिहार सीरियस हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान मिला है स्टार्टअप के फील्ड में बिहार को, ठीक है। तो ये शुरू के 4-5 पन्ने थे। ऐसे ही आगे भी हम लोग चीजों को देख रहे होंगे, बस इसके लिए चाहिए होगा थोड़ा सा आपका सपोर्ट। 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, तीनों का जवाब एक बार कमेंट में दीजिए। मेरा अपना कोई टेलीग्राम चैनल हालांकि मैं बनाने वाला हूं, फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। अगर ये वाला नोट्स या आगे जो है ना घटना चक्र जो है ना उसको कंप्लीटली हम हाईलाइटेड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे दिखाते हैं आपको, इस पे हाईलाइट नहीं हो रहा था और इसमें से बहुत सारी खबरें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइटेड इस तरीके से हम कर रखे हैं ताकि आपके पढ़ने के लिए वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यही रीजन है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर इन चीजों को हाईलाइटेड वर्जन के तौर पर आपको देखना है तो एक बार आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इस इनिशिएटिव से जुड़ेंगे और इसका नोट्स फिर कहां से हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप एक बार कमेंट करिएगा, लिंक में हम आपको बता देंगे, ठीक है। कीप स्टडिंग, राधे राधे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, 100 नंबर टारगेट करिए, टेंशन मत लीजिए। चिंता और चीता में कोई अंतर नहीं होता है। लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार होगा। लास्ट टाइम पीटी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार होगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड।